हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ अकेडमी। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज। पिछली क्लास में हम लोगों ने लेक्चर 6 देखा था। आज भी हम लोग लेक्चर 6 नहीं, कंप्लीट रिवीजन देखेंगे। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। मैंने कहा था कि हम लोगों ने पीवाईक्यू सीरीज में लेक्चर 1 से जो पढ़ना स्टार्ट किया था, तो कंप्लीट लेक्चर 6 तक कंप्लीट 50 क्वेश्चनों का हम लोग आज रेपिड रिवीजन आज की क्लास में देखने वाले। और इसी के साथ यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग मान के चले कि आज ये क्लास होगा रिवीजन नहीं, बल्कि आप लोग अपना एक टेस्ट मान सकते हैं कि 50 सवालों का आप सभी का टेस्ट होगा। कितने आप सभी के सही होते, एक पेन और पेन लेकर पेज और पेन लेकर आप सभी को बैठना है और कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि 50 सवालों में इतने क्वेश्चन हमारे सही गए हैं। चलिएगा, जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। मान के चलिएगा आप सभी का टेस्ट है और आप सभी को कमेंट ये करना है कितने आप सभी के सही जाते हैं आज की क्लास से, ठीक है। और हर बार की तरह पहले सवाल का जवाब तो आप ही को देना है। हम लोगों ने दिया था पहला क्वेश्चन 2020 में आर्थिक विज्ञान के निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था। ये पीवाईक्यू था और सीबीटी 1 में पूछा था रेलवे में, हमने पढ़ाया था। तो जवाब तो आप लोगों को देना है। हर बार की तरह पहले सवाल का जवाब आप सभी को देना है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने इस सवाल का जवाब दिया होगा, और दिया होगा तो एक नंबर मान के चलिएगा कि आप सभी ने एक नंबर प्राप्त कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? कौन सी तिथि को हमें देखने को मिला था? आप सभी जानेंगे कि 13 अप्रैल कब देखने को मिला था? 13 अप्रैल। और आप सभी के 1919 में हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड यहां पर देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख चुके हैं। सवाल नंबर 3 की बात करेंगे। जलियांवाला बाग जब नरसंहार हुआ था उस समय किसका कार्यकाल था? उस समय जो वायसराय हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? तो वो हुआ करता था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन हुआ करता था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुआ करता था। तो यदि आप लोगों का सही है तो इसे सही मान लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। 3 सवाल हम लोग देख चुके हैं। सवाल नंबर 4 की तरफ जो बढ़ेंगे। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां पर जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? हमारी पृथ्वी का जहां पर जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? उसे जीवमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे जीवमंडल कहा जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेट नेशनल जो प्रोडक्ट क्या है, यानी इसे हम लोग कैसे काउंटेबल करते हैं? तो आप देखिएगा हमारे पास में एक होता है जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी हम लोग क्या निकालते हैं? टोटल भारत की राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में क्या होगी, और वित्तीय वर्ष में जो आपके अंतिम जो मूल्य की सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है वो यहाँ पर काउंटेबल होता है। तो जो नेशनल इनकम हमारी होती है, फिर उसमें द्वारा भारतीयों के द्वारा विदेशों में जो भी आय अर्जित की जाएगी हम लोग उसे मान लेंगे एक्स। और या भारत में विदेशियों के द्वारा अर्जित आय को हम लोग वाई मान लेंगे। तो ये लोग हम लोग हमारी जीडीपी निकाल लेंगे। और यहां पर आता है फिर आप लोगों का एनडीपी। तो जो हमारी जीडीपी रहेगी, हमारी जीडीपी में से हम लोग जो डिफ्रेशिएशन हुआ, जो नुकसान हुआ, जो मूल्यह्रास हमारी जीडीपी में देखने को मिला, यदि उसमें से उसको माइनस कर दिया जाएगा तो आपका हम लोगों का यहाँ पर आप लोगों का एनडीपी जो देखने को मिलेगा। फिर इसी के बाद में एक हमारा जीएनपी होगा। तो जीएनपी को कैसे निकालते हैं? तो जो हम लोगों का जीडीपी निकलता है, जीडीपी में या तो भारतीय लोगों की आय को जोड़ दो और विदेशियों की आय को हम लोग भारत में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा जीएनपी निकल कर आएगा। और जो फिर यदि हम लोगों को आप लोगों का एनएनपी निकालना है तो हमारे जीएनपी में से हम लोग माइनस डी कर देंगे तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट बच जाएगा। तो वैसे निकालते हैं। यदि आप लोगों ने निकाला होगा तो आप सभी के सवाल का यह सही आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे छठे प्रश्न पर। और सवाल नंबर 6 हमें क्या देके रखा है? 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच में है? 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच में देखने को मिलेगी? तो आप सभी जानेंगे आप लोगों के यूएसए व कनाडा के बीच में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। हम लोग ये भी मानेंगे कि यह विश्व की सबसे बड़ी हमें
हमें प्राकृतिक रेखा, हमें प्राकृतिक सीमा रेखा देखने को मिलेगी। सीमा रेखा हम लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक सीमा रेखा कौन सी होगी, तो जवाब होगा 49वीं समानांतर रेखा। ये विश्व की सबसे बड़ी समानांतर रेखा हम लोगों को देखने को मिलेगी। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो चेतावनी देता है, तो ये वायु प्रदूषण के बारे में बताता है। वायु प्रदूषण के बारे में आप सभी को ये सवाल का जवाब देता है, यानी यही रहेगा हमारे सवाल का आंसर। सवाल नंबर 7 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अब आप सभी को ये बताना है कि क्या आप लोगों को याद है कि वायु प्रदूषण एक्ट कब आया था भारत में। जो वायु प्रदूषण एक्ट आया था, वायु प्रदूषण जो एक्ट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था, वो कब आया था, तो 1981 में। कब आया था, 1981 में। 1981 में हमारे पास में वायु प्रदूषण एक्ट देखने को मिला था। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था, तो ये मौलिक कर्तव्य कौन से, तो आप देखेंगे कि हम लोगों ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हम लोगों ने क्या किया था, जो आप लोगों का 42 वाला जो संविधान संशोधन और 1976 में हम लोगों ने मौलिक जो कर्तव्य जोड़ दिए थे, और कौन से आर्टिकल में जो कौन से भाग में जोड़े थे, तो जवाब होगा भाग 4A में जोड़े थे। और कौन से आर्टिकल में जोड़े थे, तो आपका आर्टिकल 51 का क्लॉज A हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने जब जोड़े थे तब टोटल कितने थे, तब टोटल 10 थे। लेकिन फिर से हम लोगों ने जो बदलाव किया, तो बदलाव हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोगों ने किया कि जो 84 वाला संविधान संशोधन हमें देखने को मिला 2002 में, जो देखने को मिला था, जो इसके तहत हम लोगों ने 11वां मूल जो कर्तव्य यहाँ पर जोड़ दिया, जो 6 से 14 साल के बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सहायता उपलब्ध करेगा। तो आप लोगों ने यदि यही लिखा होगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 ही आप लोगों ने यदि लिखा होगा, तो अब मान लीजिएगा आप सभी का सही है। अंत में आपको मुझे ये बताना है कि सर हमारे इतने क्वेश्चन रिवीजन के पर्पस से या टेस्ट के पर्पस से बिल्कुल सही हुए। यदि हम लोग ये मोटा मोटा मान के चले कि यदि 50 सवालों को हम लोग देखते हैं, जिसमें से एक बड़ा आकलन यदि हम लोग कर ले कि 46 क्वेश्चन 46 जो क्वेश्चन आप लोगों के बिल्कुल सही जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपकी सभी की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही है। और यदि 45 से कम आते हैं तो फिर कहीं कहीं नहीं देखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा पानी में आप सभी के हालात देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर तैयारी में और मेहनत करने की आप सभी को आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखने को मिलेगा, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है। ये संतूर वादक हम लोगों ने बताया था, चाहे वो भजन सेपुरी का नाम लिखा हो आपने, या शिव कुमार शर्मा का नाम लिखा हो, या तरुण भट्टाचार्य जी के बारे में लिखा हो, तो तीनों ही माने जाएंगे। ठीक है, तीनों में से जो आप लोगों ने लिखे होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की संविधान सभा का विचार कौन ने किया था, तो M.N. राय के दिमाग में सबसे पहले आया था। यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब 10 सवाल हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। यूनेस्को द्वारा सांची के स्तूप को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था, तो कब शामिल किया गया था पता है, तो जो आप लोगों ने पेंसिल और जो पेज लेकर आप बैठे हैं उसमें लिखिए कब शामिल किया गया था। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने जो लिखा होगा बिल्कुल सही होगा। तो कब शामिल किया गया था, तो ये जो शामिल किया था वो 1989 में शामिल किया गया था। ये कहां पर स्थित है, तो ये हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में हमें स्थित देखने को मिला। किसके द्वारा बनाया गया था, सम्राट अशोक के द्वारा। सम्राट अशोक के द्वारा इसे बनाया गया था। कांग्रेस से किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था, तो ये पहली बार किया गया था। तो आप लोगों का 1906 इस सवाल का आंसर रहेगा। देखो सवाल ये पूछा गया था पहली बार आह्वान कब किया गया था, 1906। लेकिन यदि पूछेगा कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब यहाँ पर स्वराज को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी,
तो आप सभी को याद रखना पड़ेगा कि 1929 में जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हम लोगों को देखने को मिला था। और ये भी सवाल पूछ लेगा, ये जो स्वराज शब्द है ये सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा सबसे पहले यहाँ पर ये दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, किस अफ्रीकी देश में विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों को रोग के प्रभाव से मुक्त करने हेतु पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया? तो मलावी। कहां पर किया गया था? मलावी अफ्रीकी देश में यहाँ पर किया गया था। अब आप सभी को ये बताना है कि हम लोग 2008 से मलेरिया दिवस को मनाते हैं, तो किस तारीख को मलेरिया दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? सवाल का राइट आंसर होगा मलावी, जो आप लोगों ने अपनी आंसर शीट में लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया था? कमला दास। उनने किया था, कमला दास जी ने यहाँ पर किया गया था, ये महिला थी। अब इसके बारे में आप सभी को ये भी याद होना चाहिएगा कि जो इन्हें संगीत नाटक अकादमी कब मिला था? इन्हें संगीत नाटक अकादमी कब मिला था? तो 1965 में यहाँ पर हमें देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 15 जो हम सभी को यहाँ पर देख रखे, इनमें से भारत के किस वायसराय निर्वाचन स्थानीय निकायों को सृजन की पहल की थी? तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने। कौन ने किया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा यहाँ पर ये पेश की गई थी। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा, और आप सभी ने अपनी आंसर शीट में लिखा होगा। यदि लिखा होगा तो सही मान लीजिएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 16 जो हम लोगों को जो देखने को मिलेगा, रूर क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। तो ये रूर किसका औद्योगिक क्षेत्र देखने को मिलेगा? तो आप लोगों का जर्मनी। ये जो जर्मनी है, वो जर्मनी अपना 80% जो आपका इस्पात है, 80% जो आपका इस्पात है वो यहीं से प्राप्त करता है। तो खनिज उद्योग के लिए आप लोगों का फेमस है। रूर एक क्षेत्र है, इसका नाम एक रिवर के नाम पर भी रखा गया है जर्मनी में। तो भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? वही छोटे नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। चलिएगा बढ़ेंगे आगे प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर 17, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर। कौन सा? अप्रत्यक्ष कर है, ये याद होना चाहिएगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की अवधारणा किस देश से ग्रहण की है? तो ये तीनों ही जो बातें हैं, कौन कौन सी बातें लिखी गई है? एक स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता के बाद में समानता, और एक बंधुत्व की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? तो किस देश से ग्रहण की गई है? तो आप सभी को याद होना चाहिए कि हम लोगों ने फ्रांस से, कहां से? फ्रांस से ये ग्रहण की है। 2000 क्वेश्चन नंबर 19, 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस पर फोकस किया था। यानी 2018 में किस पर फोकस हम लोगों ने पर्यावरण की थीम के साथ कहा था? तो प्लास्टिक प्रदूषण। किस पर? प्लास्टिक प्रदूषण पर हम लोगों ने इस पर विचार किया था। जो हमारे सवाल का राइट आंसर होगा, आशा करता हूं कि आप सभी ने भी इसी सवाल का जवाब दिया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 20 जो हमें दे के रखा है, इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी? अब ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या है। एग्जाम में याद रखें, ये डिपेंड करेगा कि आपके 4 ऑप्शन दिए क्या रखे हैं। अब यहां पर 3 चीजें, या तो K2 मान लो, जो गार्डविन ऑस्टिन आप लोगों को दे के रखा, गार्डविन ऑस्टिन जो आपके काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है, यहां पर यदि दे के रखे तो ये देख लो। यदि ऑप्शन में है तो हम लोग जाएंगे, और यदि नहीं तो हम लोग मान लेंगे कंचनजंगा। ये हमारे सिक्किम में है, ये हमारे सिक्किम में हमें देखने को मिलेगी। लेकिन यदि सवाल पूछेगा कि पुण्यतः भारत में स्थित, तो आप सभी की नंदा देवी। कौन सी चोटी? नंदा देवी जो चोटी है, ये आपकी पुण्यतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। अब सर ये कहां पर है? तो ये जो कंचनजंगा सिक्किम में हमें देखने को मिलेगी, ये भारत, और जो भारत का एक स्टेट है सिक्किम, और सिक्किम के साथ ये भूटान की सीमा पर स्थित है, इसलिए हम लोग पूर्णतः इसको नहीं मानते। तो ये डिपेंड ये करता है कि 4 ऑप्शन क्या दे के रखे। ठीक है, चारों में से एक कुछ ना कुछ देगा।
अब देखो अगर ये तीनों साथ में जाएं फिर हम लोग K2 पे जाएंगे, और यदि ये दोनों दिए जाएं, यदि ऑप्शन में है तो फिर हम लोग इस बी वाले पे जाएंगे, और यदि ये दोनों नहीं है तो फिर हम नंदा देवी पे जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि हम लोग किस सवाल पर जाएंगे। तीनों में से किसी का भी अगर आप लोगों ने नाम लिखा होगा तो आपका सवाल बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों को देखने को मिलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये गठन किसने किया था। तो किसने गठन किया था बच्चा, ये हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। तो ए ओ होम के द्वारा, किसके द्वारा, ए ओ होम के द्वारा यहाँ पर किया गया था, तो और 1800 आपके 85 में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 22 हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन फुटलूस उद्योग का उदाहरण। अब फुटलूस उद्योग का उदाहरण जो आर्थिक विज्ञान हम लोग मानेंगे, तो आर्थिक विज्ञान जो फुटलूस उद्योग बोलेगा, तो जितने भी आपका इलेक्ट्रॉनिक या आपका इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, जैसे आप लोगों का बैटरी हो गया, जैसे आप लोगों का चिप हो गया, आप लोगों का हार्ड डिस्क हो गया, आप लोगों का मोबाइल फोन हो गया, तो इस प्रकार के जितने भी आपके आइटम होते हैं, इन सभी को हम लोग आर्थिक भूगोल या आर्थिक विज्ञान के दृष्टिकोण से फुटलूस उद्योग का भाग मानते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का ऑप्शनल आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, जैसे वहां पर देखा तो हमारे पास में मोबाइल फोन देखने को मिला था, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 22 है, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस यान का प्रयोग किया गया था। तो GSLV MK3 जो भारत में सबसे बाहुबली यान कहा जाता है, इसका प्रयोग किया गया था। यदि लिखा है तो हाँ, और नहीं लिखा है तो गलत करते हैं। पाइथन क्या है, तो जो पाइथन एक कोडिंग भाषा है, एक कोडिंग भाषा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी का पूर्ण नाम क्या है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बिल्कुल, कोई ज्यादा टफ तो है नहीं, रिवीजन में कोई ज्यादा टफ तो सवाल लिया ही नहीं हम लोगों ने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ठीक है, अब मेरी तरफ से आपके लिए एक प्रश्न है कि जीएसटी को किस राज्य ने सबसे पहले लागू किया था, बताओ जरा, कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी। जैसे से देख रहे हो ऐसे से लिखो, जल्दी लिखो। किसने किस राज्य ने सबसे पहले जीएसटी को अपने राज्यों में लागू किया था। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 26 जो दे के रखा है वो क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है। तो आपके लखनऊ, कहां पर देखने को मिलेगा, लखनऊ में हम लोगों को यह देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, तो झारखंड में हमें देखने को मिला जिसका नाम था जादूगोड़ा। जादूगोड़ा ये जो क्षेत्र है ये आपके झारखंड में स्थित है, यह में भारत में यूरेनियम के लिए फेमस है। चेक, ये रहा हमारे सवाल का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 28 पर चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 28 जो देके रखा है, समग्र शिक्षा, समग्र शिक्षा जो कि आपकी स्कूली शिक्षा के लिए योजना है, जो के लिए ये किसके लिए है, तो कक्षा पहली से, जो कक्षा पहली से लगाकर तो कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों को विकसित बनाने पर जोर इस योजना के माध्यम से दिया गया। ठीक है, लिखा होगा तो सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो पहले तो लिखो कौन करेगा, हमने पढ़ा है ना आप सभी को, यदि पढ़ा है तो लिखो कौन करेगा। तो आप सभी जानेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष कौन करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता यहाँ पर की जाएगी। सवाल नंबर 20, 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे। अब यहाँ पर ये बताओ कि गवर्नर कौन थे। ठीक है, गवर्नर कौन थे, तो गवर्नर थे उर्जित पटेल। कौन थे दोस्तों, उर्जित पटेल साहब, उर्जित पटेल यहाँ पर थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोगों का आंसर देख लिया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी के जो 30 प्रश्नों का जवाब आप सभी ने दिया होगा, 30 ही के 30 आप सभी के सही होंगे, है या नहीं है। चलो तेरा आप भाई साहब आपके हेलो इधर है कि नहीं है, वरना देखना तुम इस लेक्चर के बाद बताता हूं तुम्हें, एक भी सवाल गलत हुआ तुम्हारा देखना फिर तुम लोग, है ना, जितने भी तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो। ठीक है सुमित, समझ लेना तुम।
ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 31 है जातक ये कथाएं किससे संबंधित है? तो ये हमें जैन धर्म से, कौन से धर्म से जो जो देखने को मिलेगी? जैन धर्म से देखने को मिलेगी। ठीक है, जैन धर्म से हम लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, और तुम सभी जो यहाँ पर जो जो भी तुम लोग हो, ये बैठे हुए हो, जितने भी जैन तीर्थकर हुए सभी के नाम लिखो, अपने कॉपी में लिखो। चलो, जितने भी तीर्थकर, और आप भी लिखिए, आप लिखिए। आप तो बस केवल सवालों का जवाब दीजिए, आप मत लिखिए, आप ये कष्ट मत करिए। वैसे आप लोग जो क्लास देखने का कष्ट कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने पेन पेंसिल जो पेज हाथ में लिए होंगे, उसमें जो आप लिख रहे हो वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है। ठीक है, कष्ट जो कर रहे हो आप लोग, रिवीजन क्लास जो कर रहे हो ना। ठीक है, सवाल नंबर 32 हमें क्या देखने को मिलेगा? और क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय राज्य संबंधों में संबंधित नहीं है? तो कौन से, देखो, एक तो हम लोगों ने आप लोगों का पुंछी आयोग देखा था। पुंछी आयोग है या नहीं बताइए? पुंछी आयोग आपके राज्य और केंद्र के बीच में जो संबंध को बताता है। एक आपका राजमन्नार आयोग था कि था? बताओ, था या नहीं था? हाँ या ना? राजमन्नार था, बिल्कुल था। और एक आप लोगों का सहकारी आयोग। ये तीनों आयोग हम लोगों ने देखे थे कि जो आपके केंद्र राज्य संबंधित थे। तो तीनों में से जिसका आप लोगों ने नाम लिखा होगा, अपने सवाल का राइट आंसर टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, तो वो जो हम लोगों ने क्लासरूम जो पढ़ा था, शायद पीवाईक्यू सीरीज में लेक्चर 4 होगा, उसमें जो कोठारी आयोग था वो आप लोगों के शिक्षा से संबंधित था, जितना भी याद रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 33 पर चलेंगे। महाविस्फोट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन? तो पूरा समझाया था महाविस्फोट सिद्धांत, जॉर्ज लेमेत्रे। कौन है? जॉर्ज लेमेत्रे हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, सौर प्रभामंडल का प्रक्षेपण और अध्ययन करने तो भारत के वैज्ञानिक के मिशन का क्या नाम, क्या मिशन क्या नाम रखा जाएगा? और क्या नाम रखा गया है? जिसका नाम रखा गया है आदित्य L1। क्या नाम रखा गया है? आदित्य L1 यहाँ पर नाम रखा गया है। सवाल नंबर 34 हम लोगों ने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 35 हमें देखने को मिला, निम्नलिखित में से कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धि मिले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त की गई। तो भारत सरकार ने ऐसी कौन सी योजना चलाई थी जिसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज हो गया? तो एक प्रधानमंत्री जनधन योजना हम लोगों ने प्रारंभ की, जिसमें सभी के अकाउंट खोले गए थे, खाते खोले गए थे। तो प्रधानमंत्री जो जनधन योजना थी, उसमें हम लोगों का वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोगों ने बनाया था। यदि आप लोगों ने लिखा है तो मान लीजिएगा बिल्कुल सही है। चलिए, सवाल नंबर आगे बढ़ेंगे, 36 की ओर बढ़ेंगे। और 36 हमें देखने को मिलेगा 7E परियोजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये आपकी शिक्षा संबंधित है। कौन संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। और किसने इसको प्रारंभ किया था? तो आपके वित्त मंत्रालय। किसने प्रारंभ किया गया था? वित्त मंत्रालय के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? और क्वेश्चन नंबर 37 जो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हमें देखने को यह प्रोजेक्ट मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 38 जो हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना? तो 29वां राज्य कौन सा बना था? तो 2014 में जो 29वां राज्य बना था वो तेलंगाना बना था। कौन बना था? तेलंगाना बना था। इसके बाद में सब कुछ जो बताया गया था कि 25 वाला कौन बना था? 25 वाला आप सभी जानेंगे, 1987 में गोवा बना था। याद है नहीं याद है? फिर उसके बाद में कौन बना था? उसके बाद में आप सभी का झारखंड बना था। झारखंड के बाद फिर आपका उत्तराखंड, सॉरी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद फिर आपका उत्तराखंड, फिर झारखंड बना था बिहार से अलग होकर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 39 है, और 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वाइसराय कौन था? तो हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग था। बिल्कुल, लॉर्ड हार्डिंग तो था यहाँ पर, लॉर्ड हार्डिंग था, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पर? तो पहले की क्लास में शायद हम लोगों ने गलत आप लोगों को पढ़ा दिया था, उसके लिए हम लोगों ने माफी मांगा था आप सभी के लिए। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर, शायद वहां पर हम लोगों ने जेनेवा, इसको ध्यान नहीं था, जेनेवा जल्दी जल्दी थी हमारी क्लास, उसमें लिखा दिया था जेनेवा। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 40 तक हम लोग पहुंच गए। मैं मान के चलता हूं कि आप सभी के 40 के 40 सवालों का आप सभी ने सही जवाब दिया होगा।
क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 41 हमें दे के रखा है कि महान साहित्यिक कृति मृच्छ कटिक्रम के लेखक कौन है? शूद्रक। कौन है दोस्तों? शूद्रक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? रिपब्लिक जो पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक जो पुस्तक के लेखक कौन माने गए? तो प्लेटो। कौन माने गए हैं? प्लेटो यहाँ पर माने गए हैं। ठीक है, प्लेटो माने गए। प्लेटो किसके शिष्य थे? तो प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। और प्लेटो के शिष्य कौन हुए? तो आपके अरस्तु जी जो थे वो प्लेटो के शिष्य हुए थे। और आपके अरस्तु जी ने एक बुक लिखी थी द पॉलिटिक्स, जिसके कारण ये आपके अरस्तु जी को राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन 43 है और क्वेश्चन नंबर 43 हमें देखने को मिलेगा किसी चट्टान के नत वलन यानी डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? तो सिडलाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सिडलाइन कहा जाता है। सिडलाइन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 जो है हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? ठीक है, तो धर्मदेश हमें देखने को मिला था एक प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ है। आप सभी ने लिखा होगा और लिखा होगा तो आप सभी का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 45 जो हमें देखने को मिला था और क्वेश्चन नंबर 45 जो है विशिष्ट द्वैत दर्शन के कौन है, यानी इसी दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो हम बताएंगे रामार्जुनाचार्य। कौन है? रामार्जुनाचार्य जी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यदि लिखा होगा तो आप सभी का बिल्कुल सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 46 जो हमें देखने को मिलेगा असम और ये आपके अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल कौन है? भूपेन हजारिका। कौन देखने को मिलेगा? भूपेन हजारिका हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलेंगे और 7 दे के रखा है निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बोरदोही संबंधित है? तो बोरदोही महिलाओं को जो न्याय दिलाने का कार्य किया था 1921 में, आप सभी जानेंगे, वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी पटेल साहब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आप लोग समझ जाइएगा। यदि आप लोगों ने लिखा होगा तो आप सभी का बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 पर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है? मैंने आपको बताया था कि दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल हम लोगों जो देखने को मिलेगी। तो प्रशासनिक जो राजधानी प्रिटोरिया, कौन सी? प्रिटोरिया हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती। यदि लिखा होगा तो बिल्कुल सही होगा आप सभी का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 49 जो हमें देखने को मिलेगा स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर और 2015 को यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। और क्वेश्चन नंबर जो 50 जो हमें देखने को मिलेगा, मैं आशा करता हूं कि 49 तक के सवालों का आप सभी ने सभी जवाब दिया होगा और 49 ही आप सभी के सही जवाब है। और यदि सही निकले ना भाई, मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से आप सभी की तैयारी चल रही है हमारे साथ में। और क्वेश्चन नंबर 50 जो देखने को मिलेगा दहेज प्रतिषेध या आपका अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1961 में यहाँ पर इसको लागू किया गया था। 50 क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं और 50 क्वेश्चन के बाद यदि आप लोगों के 50 के 50 सही है, यदि आप लोगों ने 50 के 50 सवालों के जवाब सही दिए हैं तो कमेंट लिखिए, आपका नाम लिखिए, आपके नंबर लिखिए और आप लोगों ने हमारी क्लास कहाँ से देखी है, उस सिटी पते जो भी आप गांव का नाम, आपके शहर का नाम, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप कहाँ से हमारी क्लासेस देख पा रहे हैं। तो मैं आप सभी से केवल एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी क्लास कहाँ से देख पा रहे हैं। क्या हमारे देवास शहर से ही है? हमारे देवास शहर के बाहर से भी हमारी क्लासों को देख पा रहे हैं? तो अपना नाम और अपने नंबर और अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, नाम लिखना है, आज की क्लास में कितने नंबर आप लोगों ने प्राप्त किए और आपके शहर का नाम लिखना है। तो हम लोगों ने पीवाईक्यू सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं। जो स्टूडेंट हमारे साथ पहली बार जुड़ा है, हम लोग उसे बता दें कि भाई हम लोग इस क्लास में इस समय काल में हम लोग पीवाईक्यू सीरीज देख रहे हैं और ये पीवाईक्यू सीरीज बिल्कुल जो डेडिकेट है वो रेलवे की पीवाईक्यू क्वेश्चन है। क्योंकि हम लोग जितने भी थ्योरी क्लास पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए रेलवे में किस प्रकार के पैटर्न के सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट पहली बार हमसे जुड़े हैं
वो जाके पहले हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट जो बना दी है, पहले 6 क्लासों को देखो, अच्छे से पढ़ो। कल हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पीरियड पर क्लास नंबर 7 के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।